मैं सोमेश्वर पांडे, आपका केमिस्ट्री गुरु। देखिए, आज तक हम आपके सामने नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमें ज़्यादातर आपको नॉलेज देना होता है, तो उस दौरान हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करें। लेकिन फिर भी आज हम आपके सामने आ रहे हैं एक वीडियो लेकर के, जिसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और अपने समझने के बाद अपने नोटबुक से आप अच्छी तरह से इसका नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी को डिस्कस करने से पहले हम आपसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई बेवड़ा है, कोई शराब पीने वाला इंसान है। तो शराब पीने वाला इंसान है, वो शाम के समय काम वाम करने के बाद में फिर शराब ढूंढता है। तो जब शराब ढूंढता है तो होता क्या है कि मान लीजिए कि गोड़ादरा विस्तार में उसने शराब खोजा, लेकिन वहाँ पर उसको शराब नहीं मिला। किसी ने उसको बताया कि आप चले जाओ पाटिया पे, तो पाटिया पे आपको शराब मिल जाएगा। तो वह क्या करता है कि गोड़ादरा से रिक्शे के माध्यम से या पैदल या किसी भी माध्यम से वो पहुँचता है कहाँ पे, गोड़ादरा पाटिया पहुँचता है। पाटिया जैसे ही पहुँचता है तो पाटिया पे पता चला कि आप देर कर गए, अभी अभी एक बोतल शराब थी, लेकिन वो बोतल शराब किसी और ने ले लिया। आप एक काम कर सकते हो, आप अगर सहारा दरवाज़ा चले जाओ तो आपको वहाँ पे शराब पक्का मिल जाएगा। फिर वो आदमी क्या करता है कि वो शराब खोजने के चक्कर में पाटिया से लेके कहाँ जाता है, सहारा दरवाज़ा। और जब तक सहारा दरवाज़ा पहुँचता है तो सहारा दरवाज़ा की दुकान बंद हो जाती है, फिर भी उसको शराब नहीं मिलता। फिर आगे वहाँ पे सूचना मिलता है कि आप अगर 8वां लाइन चले जाओ तो आपको शराब मिल जाएगा। तो वो आदमी गोड़ादरा से पहले पाटिया जाता है, फिर पाटिया से सहारा दरवाज़ा जाता है, फिर सहारा दरवाज़ा से वो 8वां लाइन जाता है और 8वां लाइन पहुँचने के बाद उसको शराब मिल जाता है। उसके बाद जब वो शराब पी लेता है तो वो वहीं रह जाता है, वो अपने घर तक वापस नहीं आता है। मतलब ये है कि वहाँ पे वो बेहोश हो सकता है या फिर वहीं बैठा रह सकता है, हो सकता है रात वहीं गुजार दे, लेकिन वो अपने घर वापस गोड़ादरा नहीं पहुँचता है। अब इसका क्या मतलब आप निकालेंगे? इसका मतलब ये है कि जब तक शराबी को शराब नहीं मिला था तब तक उसके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि वो गोड़ादरा से पाटिया, पाटिया से सहारा दरवाज़ा से आपका 8वां लाइन पहुँचा। लेकिन जैसे ही शराब मिल गया उसको, तो शराब मिलने के बाद वह बिल्कुल शराब पी के अस्थायी हो गया। अब थोड़ा सा सोचिए, शराब मिलने से पहले और मिलने के बाद में क्या डिफरेंस है। शराब मिलने से पहले उसके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा थी, जिसकी वजह से वो गोड़ादरा से 8वां लाइन तक पहुंचा था। और शराब मिलने के बाद में उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि वापस घर पे आ सके। अब सीधा सा मतलब है कि शराब पीने से पहले उसके पास ऊर्जा थी और शराब पीने के बाद ऊर्जा क्या हो गई, मुक्त हो गई। यानी शराब पीने से पहले और शराब पीने के बाद में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि शराब पीने से पहले उसके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा थी, जिसकी वजह से वो आराम से गोड़ादरा से पाटिया, फिर पाटिया से सहारा दरवाज़ा, फिर सहारा दरवाज़ा से कहाँ गया, 8वां लाइन। लेकिन 8वां लाइन जब उसको शराब मिला तो शराब पी करके बिल्कुल संतृप्त हो गया, बिल्कुल अस्थायी हो गया। अब उसके शरीर से ऊर्जा क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब वो शरीर से ऊर्जा उसके मुक्त होने के बाद अब वो अपने घर वापस नहीं लौटा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो परमाणु होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वैसे ही वो ऋण आयन में बदलता है और ऋण आयन में बदलने की वजह से साथ में क्या करता है, वो ऊर्जा मुक्त करता है। यानी पहले वह अस्थायी था, बाद में इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद किस में बदल जाता है, अस्थायी स्वरूप में बदल जाता है। तो अस्थायी स्वरूप में वो सक्रिय था, अस्थायी स्वरूप में निष्क्रिय था। तो सक्रिय और निष्क्रिय के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऊर्जा का होता है। अगर ऊर्जा अधिक है तो सक्रिय और अगर ऊर्जा कम है तो निष्क्रिय। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अस्थायी रूप में बदल जाता है। जब अस्थायी रूप में बदल जाता है तो ऊर्जा क्या करता है, वो मुक्त करता है। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने घर जाते हो। मान लीजिए शाम के समय आप अपने घर गए, मम्मी से कहा मम्मी मेरे को खाना चाहिए, मम्मी ने कहा कि खाना नहीं है। फिर आपको गुस्सा लग गई, गुस्सा लगने के बाद फिर मम्मी ने आपको खिलाने के लिए उसने सोचा कि इसको क्या व्यवस्था करें कि ये खाना खा ले। तो कहती है एक काम करो, 2 मिनट में मैगी बन जाएगा, एक काम करो तुम जा करके मार्केट से मैगी लेके आ जाओ।
आप पैसा लेकर के मैगी लेने चले जाते हैं, मैगी आ गई, मैगी मम्मी उबाल रही थी, तब तक पता चला कि मम्मी ने कहा कि अगर आपको अच्छे ढंग से खाना है तो थोड़ा मटर लेके आ जाओ, तो आप हरी मटर लेने मार्केट चले गए, वो भी लेके आ गए। उसके बाद में मैगी बन चुका था, बिल्कुल तैयार था, मम्मी को पता चला कि नमक नहीं है, तो मम्मी ने नमक मंगाने के लिए आपको वापस पैसा दिया और आप वापस नमक लेने के लिए मार्केट गए। आपकी मैगी तैयार हो गई और मैगी आपने खा लिया, और खाने के आधे घंटे के बाद आप आराम से बैठ करके टीवी देख रहे हैं। आधे घंटे के बाद मम्मी ने कहा, बेटा एक काम करो, तुम मार्केट चले जाओ, सब्जी लेके चले आओ। तो आपने सीधे इनकार कर दिया, नहीं मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खाने से पहले आपके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि आप 3 बार मार्केट गए थे, लेकिन खाने के बाद अब मम्मी के कहने पर आप मार्केट नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि खाने के पहले आपके शरीर में ऊर्जा थी और खाने के बाद आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट हो गई, यानी कि बाहर निकल गई। इसे हम कहते हैं भोजन प्राप्ति एंथैल्पी, यानी कि भोजन न मिलने से पहले आप बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे और भोजन मिलने के बाद आप क्या हो गए? निष्क्रिय हो गए। और हमने अभी आपको बताया कि सक्रिय और निष्क्रिय होने के बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है, ऊर्जा का। तो आइए हम ये 2 उदाहरण हमने आपको बताया, एक शराब पीने वाला उदाहरण बताया और दूसरा उदाहरण आपके खाने पे हमने बताया। अब सवाल यहाँ उठता है कि हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कैसे समझे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं। किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जितना ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कहते हैं। फिर से आपको एक बार सुन लीजिए। किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात ऋण आयन बनने के पश्चात जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। 1 मिनट, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी को दर्शाते हैं डेल्टा EGH। अब डेल्टा EGH क्या है? डेल्टा तो आप समझते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, H फॉर एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH। ठीक है। में मैगी बन चुका था, बिल्कुल तैयार था, मम्मी को पता चला कि नमक नहीं है, तो मम्मी ने नमक मंगाने के लिए आपको वापस पैसा दिया और आप वापस नमक लेने के लिए मार्केट गए। आपकी मैगी तैयार हो गई और मैगी आपने खा लिया, और खाने के आधे घंटे के बाद आप आराम से बैठ करके टीवी देख रहे हैं। आधे घंटे के बाद मम्मी ने कहा, बेटा एक काम करो, तुम मार्केट चले जाओ, सब्जी लेके चले आओ। तो आपने सीधे इनकार कर दिया, नहीं मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खाने से पहले आपके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि आप 3 बार मार्केट गए थे, लेकिन खाने के बाद अब मम्मी के कहने पर आप मार्केट नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि खाने के पहले आपके शरीर में ऊर्जा थी और खाने के बाद आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट हो गई, यानी कि बाहर निकल गई। इसे हम कहते हैं भोजन प्राप्ति एंथैल्पी, यानी कि भोजन न मिलने से पहले आप बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे और भोजन मिलने के बाद आप क्या हो गए? निष्क्रिय हो गए। और हमने अभी आपको बताया कि सक्रिय और निष्क्रिय होने के बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है, ऊर्जा का। तो आइए हम ये 2 उदाहरण हमने आपको बताया, एक शराब पीने वाला उदाहरण बताया और दूसरा उदाहरण आपके खाने पे हमने बताया। अब सवाल यहाँ उठता है कि हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कैसे समझे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं। किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जितना ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कहते हैं। फिर से आपको एक बार सुन लीजिए। किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात ऋण आयन बनने के पश्चात जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। 1 मिनट, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी को दर्शाते हैं डेल्टा EGH। अब डेल्टा EGH क्या है? डेल्टा तो आप समझते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, H फॉर एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी क्या है?
किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात 1 मोल ऋण आयन बने और ऊर्जा रिलीज हो, ऊर्जा मुक्त हो, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH। डेल्टा आपको डिफरेंस आपको समझ में आता है कि जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा से दिखाएंगे। EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और ये H जो है उसका मतलब है एंथैल्पी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है यह ऊष्मा शोषी भी हो सकता है, ऊष्मा शोषी, और दूसरा हो सकता है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊष्मा शोषी हो सकता है और ऊष्मा क्षेपी हो सकता है। अब ऊष्मा शोषी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊष्मा शोषी होगा अथवा ऊष्मा क्षेपी होगा, ये निर्भर करता है उस तत्व की प्रकृति पर। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं यानी X लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर ले तो 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने के पश्चात वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से पहले उसके पास बहुत सारी ऊर्जा थी, वो परमाणु था, वो भटक रहा था इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर, लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लेता है वैसे ही वो अस्थायी निष्क्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी ऊष्मा क्षेपी होगा, ठीक है। यानी कि हैलोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होने के लिए, होने या होने के दौरान ऊर्जा उत्पन्न हो, ऊर्जा मुक्त हो, उसे हम इलेक्ट्रॉन ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे हम उसे हम ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका निष्क्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैस, और ये निष्क्रिय गैस में आपका जैसे हो गया आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यानी जो भी है जो आपका निष्क्रिय गैसें हैं, ये जो निष्क्रिय गैस है आपको पता है कि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी तरह से अस्थायी है। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इनका अष्टक का नियम का पालन हो चुका है, ये बिल्कुल अस्थायी है। अब अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो नई कक्षा में आएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अस्थायी अवस्था में पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट टाइम में ये अस्थायी अवस्था में है और बाद में जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेंगे तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा दे करके इनके बाहरी कक्षा में क्या कराना है, प्रवेश कराना। इसका मतलब क्या है कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि ऊष्मा शोषी के लिए जो आपका डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब जो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है और जो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होता है उसके लिए डेल्टा H निगेटिव होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो हैलोजन है, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी माइनस में होता है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होता है, और जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। अब सवाल यहाँ उठता है कि लगभग मैक्सिमम तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊष्मा क्षेपी होती है। यानी कि अधिकांशतः तत्व का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है वो माइनस में होती है, ऋण में होती है, यानी कि वो उस ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल यहाँ उठता है कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी वो पॉजिटिव होता है, और क्यों होता है वो हमने आपको बताया। अब सवाल यहाँ उठता है कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है वो निर्भर करता है ऋणात्मक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से वे लेते हैं जो
अधातुएं होती हैं, यानी अधातुओं की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋण होती है और धातुओं की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋण होती है। मतलब होती ऋण है यानी वो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, लेकिन जो अधातुएं हैं वो ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेंगी और जो धातुएं हैं वो कम ऊर्जा मुक्त करेंगी। यानी इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो धातुएं होती हैं उनका इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कम ऋण होता है, यानी वो ऊर्जा मुक्त करते हैं लेकिन कम। और जो अधातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं उनका इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कम ऋण होता है, और जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी उनका कम ऋण होता है, जो अधातुएं होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी अधिक ऋण होता है। अब हम सामान्यतः बात करते हैं पीरियाडिक टेबल में, जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं और ऊपर से नीचे। तो आपको सिंपल में बताते हैं कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा बढ़ती है। यदि हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। ठीक है, अब इसके दो बातें आप समझ सकते हैं। जैसे जब आप बाएं से दाहिने जाते हैं तो बाएं एस ब्लॉक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7। अब जरा सोचिए कि जैसे जैसे आप बाएं से दाहिने जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता होती है हैलोजन की, क्योंकि इनको अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो ये निष्क्रिय गैस यानी अष्टक का नियम का पालन करेंगे और निष्क्रिय गैस जैसा व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हैलोजन की, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सोडियम यानी कि एस ब्लॉक के धातुओं की, जिसमें से निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होती है? पॉजिटिव, यानी कि ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं, बाकी सभी धातुएं जो होती हैं ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाहिने जाते हैं वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अधिक ऋण होती है। जब आप किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब आप किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो किसी भी समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नाभिक का आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता घटती रहती है। जब तत्वों का इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता घटती है तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे फ्लोरीन का है -328, क्लोरीन इसका है -349, फिर ब्रोमीन। अभी ब्रोमीन का जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -325, यानी कि -325। अब जरा सा देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आ गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 328 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 349 है, ब्रोमीन का है 325। अभी हमने आपको बताया कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटता है, लेकिन फ्लोरीन से जब क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। इसका कारण क्या है तो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया फ्लोरीन की ये हो गई नाभिक, उसके बाद पहली कक्षा हो गई, उसके बाद ये हो गई दूसरी कक्षा। ठीक है, अब दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये जो आपका है फ्लोरीन है। दूसरा हम क्लोरीन की बात करें, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये हो गई तीसरी कक्षा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी प्रवेश करेगा और यहाँ पे प्रवेश करेगा। जिसमें ज़्यादा आसानी से प्रवेश करेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होगी। अब सवाल यहाँ उठता है कि सर इसकी त्रिज्या छोटी है, इसका परमाणु त्रिज्या छोटा है, इसके साथ साथ इसका मतलब आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल हम आप दें कि एक छोटे कमरे में 7 इंसान हैं
और एक बड़े कमरे में 7 इंसान हो, जैसे मान लीजिए कि इसके पास दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा छोटी होगी, इसके पास तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। अगर तीसरी कक्षा बड़ी है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा छोटी है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सिंपल सा सोच सकते हो कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कमरे हैं, एक बड़ा सा कमरा है और एक छोटा कमरा है। एक छोटे से कमरे में भी 7 लोग हैं, बड़े से कमरे में भी 7 लोग हैं, तो कहाँ पे टक्करों की संख्या अधिक होगी, आदमी के बीच में टकराने की संभावना कहाँ अधिक होगी? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आदमी के टकराने की संभावना सबसे अधिक होगा छोटे कमरे में। क्यों? क्योंकि छोटे से ही कमरे में 7 लोग हैं और बड़े कमरे में भी 7 लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फ्लोरीन का दूसरा कक्षा है वो छोटा है और जो क्लोरीन का तीसरा कक्षा है वो बड़ा है। दूसरे कक्षे में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम है और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिक है, जिसकी वजह से फ्लोरीन उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा जितने आसानी से क्लोरीन ग्रहण करता है। इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक है और फ्लोरीन का कम है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ब्रोमीन का तो और भी अधिक होना चाहिए, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रोमीन का और अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और तीसरा कक्षा जब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहाँ पे उत्पन्न होता है शिल्डिंग प्रभाव, और जब वहाँ पे शिल्डिंग प्रभाव उत्पन्न होता है तो शिल्डिंग प्रभाव जो होता है वो नाभिक का आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोमीन में शिल्डिंग प्रभाव क्लोरीन से ज़्यादा होती है। और अगर शिल्डिंग प्रभाव अधिक है तो आयनिक एंथैल्पी का मान भी कम होगा। शिल्डिंग प्रभाव अधिक है तो इसके साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है उसका भी मान कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इन शॉर्ट आपको मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दर्शाते हैं डेल्टा EGH, मतलब डेल्टा मतलब परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, और EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, H फॉर एंथैल्पी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति मोल। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो ऊष्माशोषी भी हो सकता है और ऊष्माक्षेपी हो सकता है। ऊष्माशोषी मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान ऊर्जा मुक्त हो रहा हो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगा अथवा ऊष्माक्षेपी होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी है ऊष्माशोषी होगा या ऊष्माक्षेपी होगा, ये निर्भर करता है तत्व की प्रकृति पर। अब जैसे तत्व मान लीजिए कि ये आपका हो गया हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति में रहते हैं। अगर आप इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए जो डेल्टा H का मान होता है वो माइनस में वैल्यू होती है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं। निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये सभी जो गैसें हैं, ये इन गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक का नियम का पालन हो रहा है। ये पूरी तरह से निष्क्रिय है, किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, न तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेंगे, यानी ये न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति में है न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में है। फिर भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हो तो वो इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में नहीं भरेगा बल्कि एक नई कक्षा बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अस्थायी किसमें चले जाएंगे, अस्थायी। तो आपको इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी होगी। यदि आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक नई कक्षा बनाएगी और उस कक्षा में घूमेगा, यानी ये तत्व अस्थायी से किसमें चले जाएंगे, अस्थायी में। आवर्त में यानी सामान्यतः जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटता है। अब इसके 2 कारण हम आपको बता देते हैं कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है, और अधात्विक गुणधर्म की वजह से इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी का मान अधिक ऋण होता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं
तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, और धातु इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं करना चाहती बल्कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चाहती हैं। इस वजह से बाएं से दाहिने जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, यानी अधात्विक गुणधर्म कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। एक बात हो गया। दूसरी बात, आप ये बता सकते हैं कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो नाभिक आने वाले इलेक्ट्रॉन पे आसानी से आकर्षण बल लगाएगा, आसानी से आकर्षण बल लगाएगा तो बाएं से दाहिने वाले जो तत्व हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर होता है कि कुछ तत्वों में, हम ये आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होती है किसकी? ऑक्सीजन सल्फर। यानी कि ये जो गुणधर्म नजर आ रहा है वो सभी तत्वों के लिए, पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों के लिए गुणधर्म आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस प्रकार जब हम हैलोजन समूह में जाते हैं तो हमने आपको बताया कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का -328 है, क्लोरीन का -349 है और ब्रोमीन का -325 है। अब सवाल यहाँ उठता है कि सर आपने कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटना चाहिए, तो यहाँ पर घट नहीं रहा है बल्कि फ्लोरीन से बढ़ गया किसका? क्लोरीन का। तो इसका हम कारण आपको बताना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने आपको बताया कि आपके पास दो कमरे, एक छोटा सा कमरा है और एक बड़ा सा कमरा है। बड़े से कमरे में ज़्यादा जगह है, छोटे से कमरे में कम जगह है। बड़े से कमरे में भी 7 ही लोग हैं, छोटे से कमरे में भी 7 ही लोग हैं। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा कहाँ होगा? प्रतिकर्षण बल छोटे कमरे में ज़्यादा होगा। अगर प्रतिकर्षण बल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता कम होगी, और बड़े कमरे में प्रतिकर्षण बल कम है। तो जब प्रतिकर्षण बल कम है तो कौन सा चीज़ अधिक है? आकर्षण बल अधिक है। तो इस प्रकार आपका जो क्लोरीन है उसके तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कम होता है लेकिन आकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन फ्लोरीन की तुलना में काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। एक बात आपको अच्छी तरह हम बता दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला तत्व क्लोरीन है। ओके, क्या है? सबसे पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए विषम नाभिकीय परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है और नाभिक के इस आकर्षण बल को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए विषम नाभिकीय परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है और साझे के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का इसी आकर्षण बल को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। अब विद्युत ऋणता, जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादातर संबंधित होता है अधातुओं के साथ, और विद्युत जो धनमय तत्व है यानी विद्युत धर्मयता गुणधर्म होता है धातुओं के साथ। ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता यानी कि विद्युत ऋणता जो है वो अधातुओं का मुख्य लक्षण है और विद्युत धनात्मकता धातुओं का मुख्य लक्षण है। ठीक है। अब हम जरा यहाँ देखते हैं कि उदाहरण से हम कैसे समझें। जैसे हो गया आपका सहसंयोजक आबंध, यानी एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्लोरीन हो गया। आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों विषम नाभिकीय परमाणु हैं। विषम नाभिकीय परमाणु सहसंयोजक आबंध से जुड़े हैं। तो सहसंयोजक आबंध से बने हुए जो अणु हैं उनके साझे के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल लगता है और नाभिक के इसी आकर्षण बल को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उस पर क्लोरीन के नाभिक का आकर्षण बल अधिक लग रहा है, जिसकी वजह से जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेगा, जिससे क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो बढ़ेगा और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। यदि हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है तो पार्शियल यानी आंशिक रूप से धनावेश, और क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो उसके लिए हमने लिखा आंशिक रूप से ऋणावेश। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जो विद्युत ऋणता है वो उसका निरपेक्ष मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं, यानी कि जो विद्युत ऋणता है उसका निरपेक्ष मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। लेकिन निरपेक्ष मान बताने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें से एक वैज्ञानिक पाउलिंग, लिनियस पाउलिंग,
दूसरे वैज्ञानिक आप एल्फ्रेड रोचो, और जो तीसरे वैज्ञानिक थे वो आपके थे आपका मुलिकन। यानी तीन वैज्ञानिक मिलकर के विद्युत ऋणता के बारे में बताने की कोशिश किया। पहले पाउलिंग, लिनियस पाउलिंग, दूसरा एल्फ्रेड रोचो और तीसरा मुलिकन्स। लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा जिसका सिद्धांत विख्यात हुआ वो थे लिनियस पाउलिंग। यानी कि लिनियस पाउलिंग का जो सिद्धांत था, यानी विद्युत ऋणता बताने का जो सिद्धांत था वो ज़्यादा विकसित हुआ। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब लिनियस पाउलिंग ने क्या किया कि समूह नंबर 2 का लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, यानी उन्होंने दूसरे समूह के तत्व में लिथियम का विद्युत ऋणता 1 मान लिया और फ्लोरीन का विद्युत ऋणता 4 मान लिया। पाउलिंग ने दूसरे समूह के तत्व जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जिसमें से लिथियम का पाउलिंग ने जो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता उन्होंने कितना मान लिया 1, और जो फ्लोरीन है उसका विद्युत ऋणता 4 मान लिया। तो 1 से लेकर के 4 के बीच में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिसमें से बेरिलियम को 1.5, बोरान का 2, इसका हो गया 2.5, इसका आपका हो जाएगा 3 और इसका हो गया 3.5 और हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार पाउलिंग ने 2 तत्वों की विद्युत ऋणता को माना, जिसमें से लिथियम की विद्युत ऋणता को उन्होंने 1 माना और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को उन्होंने 4 माना। मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया कि किसी भी तत्व का विद्युत ऋणता यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें से पाउलिंग का जो लिनियस पाउलिंग का मत था वो ज़्यादा विकसित हुआ। तो लिनियस पाउलिंग ने अपने सिद्धांत के दौरान 2 तत्वों का विद्युत ऋणता मान लिया, जिसमें से लिथियम की विद्युत ऋणता उन्होंने 1 मान लिया और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को उन्होंने 4 मान लिया। उसके बाद में बाकी सब तत्वों का जो विद्युत ऋणता है उसको 0.5 के हिसाब से उन्होंने दे दिया। तो फिर बाद में हो गया आपका 1.5 बेरिलियम, फिर 2 हो गया बोरान, 2.5 कार्बन, 3 हो गया नाइट्रोजन और 3.5 हो गया ऑक्सीजन और 4 हो गया आपका फ्लोरीन। उसके बाद पाउलिंग ने बताया कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है, विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता में कमी होती है, विद्युत ऋणता में कमी होती है। ठीक है, एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि विद्युत ऋणता उस तत्व की सबसे अधिक होगा जिसका परमाणु त्रिज्या जितना संभव हो छोटा हो और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बहुत अधिक हो। उस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगा जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी हो और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, तो उस तत्व का विद्युत ऋणता का मान सबसे अधिक होगा। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि जब आप बाएं से दाहिने जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती है और ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो है सबसे छोटा परमाणु होगा दाहिने तरफ। ठीक है, उसके बाद में इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 है, प्रोटॉनों की संख्या 7 है। तो 7 प्रोटॉन और उसकी त्रिज्या भी छोटी है, इसलिए पूरे पीरियाडिक में सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है? फ्लोरीन है। तो एक बार फिर से हम आप इसको समझा देते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? किसी भी विषम नाभिकीय परमाणुओं के सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए सहसंयोजक यानी विषम नाभिकीय परमाणु जब सहसंयोजक आबंध से जुड़ते हैं तो सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है। नाभिक के इस आकर्षण बल को हम
विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता से किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है और किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो आंशिक रूप से धनावेश आता है और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो आंशिक रूप से ऋणावेश आता है। इस प्रकार हमने आपको उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। एक इलेक्ट्रॉन के साझे के पश्चात हम देख पा रहे हैं कि जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता अधिक है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो आपका जो क्लोरीन है वो आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा और जो हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेश आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इस प्रकार विद्युत ऋणता में परिवर्तन की वजह से ध्रुवता उत्पन्न होती है। विद्युत ऋणता का मान यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अथवा किसी भी तत्व का विद्युत ऋणता का सही निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन मानों को बताने के लिए 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग ढंग से अपना सिद्धांत विकसित किया, जिसमें मुलिकन्स थे, एल्फ्रेड रोचो थे और लिनियस पाउलिंग। इन तीनों वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा जो विख्यात वैज्ञानिक जिनका सिद्धांत हुआ वो लिनियस पाउलिंग थे। लिनियस पाउलिंग ने हमने आपको क्या बताया कि निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस वजह से लिनियस पाउलिंग ने 2 तत्वों का विद्युत ऋणता मान लिया, जिसमें से लिथियम विद्युत ऋणता 1 मान ली और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 मान ली और 1 और 4 के बीच में जो बचे हुए तत्व थे उनकी विद्युत ऋणता को डिसाइड कर दिया यानी बता दिया, जिसमें से लिथियम को 1, बेरिलियम को 1.5, बोरान को 2, कार्बन को 2.5, नाइट्रोजन को 3, ऑक्सीजन को 3.5 और फ्लोरीन को 4। इस प्रकार लिनियस पाउलिंग ने यह भी बताया कि जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता में कमी होती है। इसके 2 कारण हम आपको बता सकते हैं। विद्युत ऋणता गुणधर्म है अधातुओं का और विद्युत धर्मयता गुणधर्म है धातुओं का। इस प्रकार जब आप दाहिने तरफ जाते हैं तो दाहिने तरफ अधातुएं अधिक हैं और नीचे की तरफ धातुएं अधिक हैं। तो हमने आपको बताया कि जो विद्युत ऋणता है वो अधातुओं से संबंधित है। तो दाहिने तरफ अधातु अधिक होते हैं और नीचे की तरफ अधातु कम होते हैं। तो दाहिने तरफ यानी बाएं से दाहिने तरफ जाने पर विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है और बाएं से दाहिने जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको लास्ट पॉइंट ये बताया कि किसी भी परमाणु का त्रिज्या जितना छोटा हो और उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी अधिक हो उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी। विद्युत ऋणता का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अगर कोई तत्व है तो वो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या कभी बदलती नहीं, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा माइनस और -1 होता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट में पीरियाडिक टेबल का ध्यान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीरियाडिक टेबल के जो भौतिक गुणधर्म थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल के बारे में ध्यान लगाते हैं। तो पीरियाडिक टेबल के बारे में ध्यान लगाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि जिधर एरो गया है उधर मतलब होता है बढ़ना। जैसे बाएं से दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी का मान बढ़ता है, बाएं से दाहिने जाते हैं तो आयनीकरण एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, जब आप बाएं से दाहिने जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है और जब आप दाएं से बाएं आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। दाहिने से बाएं आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाते हैं विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। उसी प्रकार नीचे से ऊपर जाते हैं तो आयनिक एंथैल्पी का मान बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार आपका जो पीरियाडिक टेबल आपने पढ़ा था उसके जो भी आपने पढ़े थे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, ठीक है, धात्विक गुणधर्म, ये सारे के सारे चीज़ें जो थी वो इन शॉर्ट में इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फिगर को अपने बुक से भी कंसल्ट करें तो और भी अच्छे ढंग से आप उसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक